ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया और भारतीय सेनाओं ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अपनी रणनीति अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और उसके बाद हम पाकिस्तान को चेतावनी देके आए हैं कि अब तुमने इस क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया करी तो तुम्हारे अस्तित्व पर संकट होगा। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्या हुआ 1946 में। हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच के विषय में, जो कि हमको दिखती तो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वह पाकिस्तान के निर्माण से कहीं अधिक घातक थी। यानी कि जिन्ना की तुलना में मौलाना अबुल कलाम गुलाम आज़ाद कहीं अधिक भारत के लिए घातक था। और वास्तव में वो जो सर सैयद अहमद खान था, उसी की सोच की परिणति और उसी विचारधारा को लेकर वह मौलाना मदरसा छाप व्यक्ति, जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री रहा, लेकर चल रहा था। आज की वर्तमान परिस्थितियों में उसको जोड़ेंगे पहलगाम की आतंकवादी घटना से और ऑपरेशन सिंदूर से, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक पर्यावरण में एक विचार उस पर्यावरण का निर्माण करता है जिसमें गतिविधियां, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्ट करे जाते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं एमएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और मेरी वेबसाइट को जो विजिट करिएगा, जहां पर मैं सिविल सर्विस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बच्चों को नोट्स उपलब्ध करवाता हूं जो किसी भी कारणवश से कोचिंग में या अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। वर्ष 1946 का था और वर्ष 1946 में जो हमारे पास का पर्यावरण था, जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में आ चुकी थी, जिसके प्रधानमंत्री रहे थे सर क्लीमेंट एटली। ये वही क्लीमेंट एटली हैं जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत में आते हैं तो उनसे पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी का कितना योगदान, तो कहते हैं मिनिमल, शून्य के बराबर, कोई योगदान ही नहीं था। हम वास्तव में जो हमारे क्रांतिकारी थे और जो सुभाष चंद्र बोस आ रहे थे, उसके डर से, और जो वैश्विक पर्यावरण बना था, जो वातावरण बना था, उसमें जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हो गई थी, उसके अनुसार हमने ये सुलभ समझा कि अब भारत से ससम्मान बाहर निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पे जनता का विद्रोह हो जाए और जनता हमको यहाँ से पदमुक्त कर दे या अपदस्थ कर दे। तो वर्ष 1946 का वह वातावरण जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन अब चाहता कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाए और अपने हितों को साध कर स्वतंत्र करा जाए। तो या तो वो डोमिनियन स्टेटस ले लें, अगर वो सोवरेन स्टेट भी बनता है तो भारत में ब्रिटेन का हित और उसका निहित बना रहना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। इसी में वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव हुए। वर्ष 1946 के जब प्रांतीय चुनाव हुए तो दो स्तर पे हुए, प्रांतों के अर्थात आज के समय में राज्यों के स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो कुल सीट थी उनमें सीटों की संख्या थी 102 और जो प्रांतीय स्तर पर सीट थी उन सीटों में जो मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व सीट थी उन सीटों की संख्या थी 492 अर्थात 492। दो प्रमुख दल इन चुनावों में लड़ रहे थे, एक थे कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ अपने चुनाव को लड़ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग खुलकर कह रही है कि हमको पाकिस्तान का निर्माण करना है और हम एकल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हे मुसलमान की जमात, आप हमें वोट दें, कृपया करके वोट दीजिए। लीड कौन कर रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जिन्ना से बड़ा एक जिन्ना, एक मौलाना, एक मदरसा छाप व्यक्ति कांग्रेस में बैठा हुआ है। नाम है उसका मौलाना अबुल कलाम गुलाम आज़ाद। बहुत दो लाइन का नाम है, उसमें गुलाम शब्द भी आता है और लास्ट में वो आज़ाद लगाता है और प्रारंभ में मौलाना लगा हुआ है। इन तीन शब्दों से समझिए, मौलाना भी है, गुलाम भी है, आज़ाद भी है। मौलाना है यानी कि मुस्लिम धर्मगुरु है, गुलाम है नबी का, और आज़ाद क्या करवाएगा? मिल्लत इस्लाम। क्योंकि वह भारत को ब्रिटिश शासनकाल में दारुल हर्ब कह के फतवा जारी कर चुका था, इसलिए मैं आपकी वास्तविकता आपके सामने उसकी वास्तविकता सामने लेके आ रहा हूं। तो वर्ष 1946 का जो चुनाव हुआ उसमें केंद्रीय स्तर पर मुस्लिम लीग को 30 सीटें मिलती हैं, लेकिन जो 492 सीट प्रांतीय स्तर पर मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी मुसलमानों के लिए, उसमें से 429 सीट मुस्लिम लीग जीत जाती है। इस प्रकार कुल मुस्लिम जनसंख्या का 86% प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग को मिल जाता है और इसमें बंगाल, सिंध और प्रांत में मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी है। और वही बंगाल,
सिंध और प्रांत आज का पाकिस्तान है। यानी कि साहब, जनसंख्या अपने आप में एक बल है, और अगर हमारे पास जनसंख्या है तो हम भौतिक विभाजन आसानी से कर सकते हैं। अब भारत का भौतिक विभाजन हुआ, इसलिए हिंदुओं सोचिए कि एक बच्चे से हमारा भविष्य क्या होगा। हमको कम से कम 2 बच्चे करने होंगे। जब मैं बात आपसे कह रहा हूं तो मेरे अपने आप में 2 बेटे हैं। तो वर्ष 1946 का चुनाव हुआ और 86% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम लीग को पूरे भारत से वोट दिया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास ने 100% वोट दिया। लेकिन क्या आज के पाकिस्तान में हमको कोई मराठी बोलता मुसलमान मिलता है? हमको कोई तेलुगु बोलता हुआ मुसलमान मिलता है? हमको कोई तमिल बोलता हुआ मुसलमान मिलता है? यानी कि सोच क्लियर थी। और सोच क्या थी? हम वोट करेंगे पाकिस्तान के बनने का, लेकिन रहेंगे भारत में, और उसमें उनकी सहायता करेगा सबका मतलब कि सर्जेंट मोहनदास गांधी के पाकिस्तान मेरी शरीर पर मृत्यु के आधार पर बनेगा। इस बात को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि एक दिन के भीतर जो पहले के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट करा, अब उनका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ कि वे अब भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रुकना चाहते हैं और भारत में रहना चाहते हैं। वह अविभाजित अनडिवाइडेड इंडिया था। अगर आज के विभाजित भारत में इस जनसंख्या प्रतिशत को देखें तो यह बनती है कुल 93%। इसके आधार पर अगर उस जीन को आज की परिस्थिति में खींचा जाए तो आज भी भारत का 93% मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में वोट करेगा। तो क्यों ना हम मान के चलें कि कश्मीर का वही पर्यावरण था जिसने इस आतंकवादी घटना को करवाया, चाहे वह खच्चर वाला हो, चाहे वहां का लोकल सपोर्ट हो जो उनको भोजन, अन्न और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था। कहा गया कि आदिल शाह को भी मारा गया है, आदिल शाह की मृत्यु हुई है। तो साहब समझिए, वह शिया मुसलमान था। उसको पूछा गया कि तुम सुन्नियों का कलमा जानते हो, सुन्नियों की नमाज जानते हो? उसने कहा नहीं, तब उसको मारा गया। तो वह जिस एक मुसलमान को मारा गया है वह शिया है, अर्थात क्योंकि सुन्नी शिया को स्वीकार नहीं करता है। तो 1946 के चुनाव में जो बंटवारा हुआ और जो शक्ति बल दिखाया गया वही आज काम कर रहा है, और उसी शक्ति बल के आधार पर 90 के दशक में कश्मीर को खाली करवा लिया गया। कश्मीर को खाली करवा लिया गया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में कश्मीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया, क्योंकि एक साम्यवादी, एक कम्युनिस्टवादी प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री था, जिसकी पहुंच और जिसकी सोच मुस्लिम परक थी। एक विषय उनको दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कश्मीर, उसे हम आज तक भोग रहे हैं। भारत के चरित्र पर और भौतिक स्थिति पर एक घाव की तरह है। तो 1946 की वह सोच जो विखंडित भारत को देखती है, वही सोच आज भी काम कर रही है। इन दोनों सोचों के बीच में हमको एक व्यक्ति मिलता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को इतिहासकारों के, कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा यह दिखाया जाता है कि वह एक ऐसा मुसलमान था जो भारत के विभाजन के विरोध में खड़ा हुआ था। नहीं साहब, वह जिन्ना से अधिक घातक था। जब 1919 में तुर्की के खलीफा को ब्रिटिशर्स ने निपटा दिया तो उसने एक फतवा जारी करा, और उस फतवा जारी करने में उसने ब्रिटिश शासन को और भारत को दारुल हर्ब बताया, और उसने कहा इन दारुल हर्बों को हटाना है, इसलिए जिहाद करना पड़ेगा। और इस्लाम में जब दारुल को हटाने के लिए जिहाद करना पड़ता है तो मतलब सीधी सी बात है, सर तन से जुदा। क्योंकि उसका मानना यह था, हमारे पुरखों ने जब भारत पे 800 वर्ष तक राज करा है तो ये पूरा भारत हमारा है, हम पाकिस्तान से संतुष्ट नहीं हो सकते। यह एक सोच थी। इस सोच के इस घातक पक्ष को दबाया गया, और इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे, गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे, रोमिला थापर, इरफान खान जैसे, उन्होंने, इरफान हबीब जैसे, क्षमा करूँ, उन्होंने इस नैरेटिव को आगे रखा, इस दृष्टिकोण को आगे रखा, और भारत के जनमानस से मानस बना दिया कि देखिए हमको फिर से उलझा दिया गया है। एकदम एक्सट्रीम सोच है और एक तरफ आज की सोच है, और इसी सोच का प्रतिनिधित्व तो आज की कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जब कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। आतंकवादी को इतना समय है कि वो आपका मजहब पूछ के आपको गोली मारेंगे, तो जाओ अपने किसी परिचित को फिर से भेजो पहलगाम, उन आतंकवादियों को फिर से बुलाओ, फिर से उनसे गोली मरवाओ, और फिर पता करवाओ कि धर्म पूछते हैं या नहीं। क्योंकि पूछ पूछ के मारा ना, कपड़े उतार उतार के चेक करें।
अगर किसी ने झूठ ही बोला तो कपड़ा उतार के चेक करें इसका कटा हुआ है या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, वर्ष 1876 सर सैयद अहमद खान की वह सोच, जिसमें वो वर्ष 1888 में अपने वक्तव्य को पुनर्दोहराता है और कहता है कि जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे उस दिन यहाँ पे एक संघर्ष होगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि ये दो कौम ऐसी हैं जो एक साथ नहीं रह सकती हैं, और फिर हम उस संघर्ष में विजय होकर यहाँ पे राज करेंगे और इसको दारुल इस्लाम और मिल्लत इस्लाम में स्थापित करेंगे। यह सोच आज भी चल रही है और यह सोच हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में है। इस सोच को मानना बहुत आवश्यक है साहब। आतंकवाद जब होता हुआ दिखता है तो वह उसका भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फीचर्स हैं, उसकी फिजिकल डिजाइनिंग है, लेकिन जब तक उस विचार को, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म को नहीं मारा जाएगा तब तक यह समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। और यह समस्या बदर की लड़ाई वर्ष 624 से लेके आज तक चल रही है, क्योंकि मिल्लत इस्लाम और अल खलीफा या दारुल खलीफा का शासन स्थापित करना है। उसमें भारत एक सबसे बड़ा रोड़ा है और उस भारत के सबसे बड़े रोड़े में उनका बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन देता है। उसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से आती है। जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो बाधक है, वह आज का प्रधानमंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसका संगठन है जिसमें हम जैसे स्वयंसेवक आते हैं और उनका वोटर है जिसमें हम जैसे मतदाता भी आते हैं। अगर हम लोग रास्ते से हट गए तो भारत को खंडित खंडित होने से कोई बचा नहीं सकता है। संविधान के निर्माताओं को बात पता थी, इसलिए हम पूर्ण संघ में नहीं गए। हम पूर्ण संघ में क्यों नहीं गए, इसको किसी दिन और विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगा। अब इस निवेदन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था कि वह सोच तब से लेकर आज तक चल रही है। हमने कल ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक करा है, लेकिन इस बौद्धिक सोच को मानना आवश्यक है। इसलिए पाकिस्तान के अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। उसको हमको कई जगह तोड़कर, उसके नाम वगैरह सबको चेंज कर कर उस अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक सोच है और यह सोच इस समय पश्चिम बंगाल और केरला में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या 35% हो चुकी है। केरला में हमारी जनसंख्या, अगर हम ईसाई और मुस्लिम को कंबाइन कर देते हैं तो हम माइनॉरिटी में आ चुके हैं। अगर हम पूर्ण संघ होते ये तो दोनों राज्यों तक विद्रोह हो जाता। हम केंद्रीय शासन में हैं या अर्ध संघीय शासन में हैं, इसलिए ये दोनों राज्य और अखंड भारत, आज का अखंड भारत हमारे पास बना हुआ है। हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, लेकिन कृपया करके मेरी बात को सुनिए, उसको समझने का प्रयास करिए। आप अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते रहिए, लेकिन उससे पूछिए हिंदू हित का क्या। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और वेबसाइट पे एक बार पुनः विजिट करिएगा। देखिएगा, मेरा एक अथक प्रयास है। मैं कोई आपसे आर्थिक सहायता नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन शिक्षा का प्रसार और प्रसार अधिक जनमानस तक होना चाहिए। इस निवेदन के साथ मिलता हूँ आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।